वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र और एंड्यूज के प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इट मीन्स आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड्रूज एक्सपेरिमेंट। एंड्रूज ने 1869 में 1869 में कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर विभिन्न तापों पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया, यानी उसने आइसोथर्मल कर्व्स का स्टडी किया, यानी P और V के बीच में ग्राफ का अध्ययन किया। P और V के बीच में ग्राफ किसके आते हैं? बायल के नियम के। बायल के नियम के ग्राफ आप सबको पता है कैसे होते हैं? पैराबोला वाले ग्राफ होते हैं। किनके लिए? आइडियल गैस के लिए। पर अब हमें देखना है कि रियल गैस के लिए ये ग्राफ किस प्रकार के आते हैं। तो उसने जो है यहाँ पर इसका जो प्रायोगिक अध्ययन उसने किया इंस्ट्रूमेंट का, उपकरण का, उस उपकरण का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्रों का या आइसोथर्मल कर्व का अध्ययन करना है। तो एंड्रूज ने विभिन्न तापों पर गैस के आयतन पर दाब के प्रभाव को देखा और उसने समतापी वक्र खींचे। ये समतापी वक्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्थिर ताप पर दाब को आयतन के विरुद्ध आलेखित करने पर प्राप्त वक्र कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र कहलाते हैं। गैसों के द्रवण में क्रांतिक ताप का महत्व क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन से ज़्यादा है, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। क्रांतिक ताप का महत्व पता करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड्रूज के समतापी वक्रों को स्क्रीन के अनुसार आप देखें तो हमें दिखाई देता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ में P वैल्यू यानी दाब की वैल्यू y एक्सिस पे है और आयतन की वैल्यू किस पर है? आयतन की वैल्यू है आपके x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर वॉल्यूम और y एक्सिस पर दाब है। यहाँ पर जब इन कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ को हम 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अध्ययन करते हैं तो इनको हमने A, B, C, D 4 पॉइंट के द्वारा आपको दिखाया है। A से B तक आयतन को कम करने पर आयतन को जैसे कम किया जाता है दाब का मान बढ़ता है और वो उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे कि आइडियल गैस में बढ़ता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पर। परंतु जैसे ही हम बिंदु B पर पहुंचते हैं, B पर गैस का द्रवण प्रारंभ हो जाता है, जिससे जैसे ही गैस का द्रवण प्रारंभ होता है उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगते हैं। उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करने पर उनके दाब में बहुत कम परिवर्तन के साथ आयतन में बहुत कमी हो जाती है और धीरे धीरे इस B बिंदु पर गैस धीरे धीरे C बिंदु तक वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी B से लेकर के C तक वाष्प और द्रव दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं और यहाँ पर दाब के थोड़े से मान में परिवर्तन में आयतन का बहुत सारा मान कम हो जाता है, या आयतन के थोड़े से परिवर्तन दाब के थोड़े से परिवर्तन से आयतन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हम बिंदु C पर पहुंच जाते। जैसे ही हम C बिंदु पर पहुंचते हैं, C बिंदु पर पूरी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी उसमें जितना भी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस था वो सब खत्म हो जाता है, अणु पास आ जाते हैं और गैस पूरी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जैसे ही दाब को और बढ़ाया जाता है तो दाब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, परंतु आयतन में उनके मान में कमी बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A से B तक एक P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
V होता है, B पर द्रवण प्रारंभ होता है, तेजी से आयतन में कमी होती है, और C पर जब पूरी गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो द्रवों के आयतन पर दाब का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से हमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टेट दिखाई देती है, या यहाँ पर A से B तक गैस अवस्था, B से C तक गैस प्लस द्रव अवस्था और C से D तक केवल द्रव अवस्था प्राप्त होती है। तो इसी तरह से इसी बात को हम देखते हैं 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी समतापी वक्र या आइसोथर्मल वक्र का आचरण इसी प्रकार का होता है। इस ताप पर द्रवण कुछ अधिक दाब पर प्रारंभ होता है और इसका फिर जो फ्लैट पोर्शन है वो F पॉइंट पर आते स्टार्ट हो जाता है, और F से G पर द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, और उसके बाद G पर आकर के वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है पूरा G पर, और उसके बाद केवल द्रव अवस्था ही उपस्थित होती है और दाब का मान तेजी से G के पश्चात बढ़ता है। इसी तरह का जो टेम्परेचर का आयतन है वो किस में होता है। अब हम जब 31.1 डिग्री, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक दाब है, यानी क्रांतिक दाब का मतलब है वह ताप जिस तक कि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर समतापी वक्र बताता है कि यहाँ पर दाब बढ़ने पर आयतन निरंतर कम होता है पर द्रवण नहीं हो सकता, परंतु 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि अध्ययन किया जाता है तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ्लैट पोर्शन आ रहा था वह फ्लैट पोर्शन एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है, जो कि हमने N से दिखाया है। यानी 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गैस आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करती है और वहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट डिस्टर्ब नहीं होती, गैस हमेशा गैस अवस्था में रहती है और उसका लिक्विफिकेशन और द्रवण नहीं होता है। एंड्रयूज ने निष्कर्ष निकाला कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवण संभव नहीं है। अर्थात जब हम वाष्प और द्रव दोनों अवस्थाओं को देखें तो डॉटेड लाइन से इस कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ पर हम एक पैराबोला बनाते हैं। जब हम इस पैराबोला को बनाते हैं तो पैराबोला से पता चल जाता है कि समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों को सिरों और बिंदु X को मिलाने पर एक डोम प्राप्त हुआ या पैराबोला प्राप्त हो जाता है, और ये पैराबोला है CG N से लेकर के J F और B तक। तो ये जो पैराबोला हमें प्राप्त हुआ, इस गुंबद के अंदर ये जो पैराबोला बना इसके अंदर द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, A से B तक और I और J के बीच में, और इस तरह से बिंदु N के राइट हैंड साइड में गैस अवस्था उपस्थित है और लेफ्ट हैंड साइड में द्रव अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र में यदि हम देखें तो B से लेकर के C तक में एक P के मान के लिए बहुत सारे V के मान संभव हैं, और इसी कारण से हमने जब VC का मान कैलकुलेट किया था तो उसके लिए हमें मैथियोस का नियम का सहारा लेना पड़ा था, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्योंकि एक P के मान के लिए V के बहुत सारे मान संभव हैं, C और B के बीच में इतना बड़ा फ्लैट पोर्शन है कि बहुत सारे V के मान वहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बात भी आप इस ग्राफ से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य की। यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हों तो यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से PQR बनाया है। P बिंदु पे यदि हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब बढ़ाकर उसे द्रव में बदल सकते हैं। यह परिवर्तन गुंबद के आकार के क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसमें
दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। परंतु यदि गैस का ताप क्रांतिक ताप या इससे अधिक होगा तो दाब बढ़ाकर उसका द्रवण करने पर किसी भी समय एक से अधिक प्रावस्था हमें प्राप्त नहीं रहती है। एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में संक्रमण इतना धीरे धीरे होता है कि पता नहीं चलता कि कब एक प्रावस्था या एक फेज खत्म होती है और कब दूसरी प्रावस्था मिल जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब है गैस का ताप क्रांतिक ताप से अधिक होने पर दाब बढ़ाकर द्रवण करने पर किसी भी समय हमें दो प्रावस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अब इस ग्राफ को हम देखते हैं पी क्यू आर को। P तथा R एक ही समतापी वक्र पर उपस्थित हैं। P भी कहाँ पर है देखो पॉइंट 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर और R भी कहाँ पर है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम P इसको नॉर्मल पाथ न लेते हुए हम इसको परिवर्तित पाथ से ले जाते हैं, जो पाथ आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले P बिंदु पर गैस के आयतन को स्थिर रखते हैं और स्थिर रखते हुए ताप को बढ़ाते हैं और ताप को बढ़ाकर दाब को Q बिंदु तक पहुँचाते हैं। Q बिंदु देखिए आप लोग राइट हैंड साइड में बिल्कुल ऊपर Q लिखा हुआ है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा है उसके नीचे, ठीक है। तो P बिंदु गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए ताप बढ़ाकर उसे Q बिंदु तक बढ़ाते हैं। Q बिंदु पर पहुंचकर हम दाब को स्थिर कर देते हैं और दाब स्थिर करने के बाद हम ताप को बहुत तेजी से कम करते हैं। तो QR रेखा पर होते हुए हम बिंदु R पर पहुंच जाते हैं और PQR मार्ग में गैस और द्रव अवस्था कहीं भी एक साथ उपस्थित नहीं होती है। इस परिवर्तन में कहीं भी यह पता नहीं लगता कि कब गैस प्रावस्था समाप्त हुई और कब द्रव अवस्था बनना प्रारंभ हुई। इस तरह का जो अवस्था परिवर्तन है धीरे धीरे और सतत होता है और इसे हम अवस्था सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। इसमें द्रव और गैस अवस्थाएं स्पष्ट अलग अलग दिखाई देती हैं, परंतु क्रांतिक ताप या इससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण करने पर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य बना रहता है और इससे हम यह भेद नहीं कर सकते कि किस बिंदु पर एक अवस्था खत्म हुई और दूसरी अवस्था प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर हमने आपको कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड के कर्व के समतापी कर्व के बारे में बताया। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र की बात ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वर्ष इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन बनेगा या तो अवस्था सातत्य क्या है इस बारे में पूछा जाएगा या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट किसे कहते हैं इसके बारे में होगा, और या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र के बारे में बताएं और कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होती है। किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए आपको यही आंसर लिखना है जो कि आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि क्रांतिक घटनाएं और वान डर वाल समीकरण के बारे में बात करते हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं, हमने जो समीकरण निकाला था वो था आपका P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस B इज इक्वल टू RT। यदि n मोल के लिए लें तो ये होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट में देन ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। दोनों वान डर वाल समीकरण है जो पहले आपको बताया P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो ये वाला जो समीकरण है
ये समीकरण एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन को यदि हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर किसी भी एक p के मान के लिए v के 3 मान संभव हैं और इस तरह से आपके इसमें एक कर्व प्राप्त होता है। यहाँ पर v का मान होगा, फिर v का मान ज़्यादा हो जाएगा, फिर v का मान कम हो जाएगा, फिर v का मान वापस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से एक वेव की तरह की रेखा प्राप्त होती है। परंतु जब हम इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो प्रायोगिक रूप में v के कम और ज़्यादा मान प्राप्त होना संभव नहीं है और इसीलिए b से लेके c तक हमें एक फ्लैट पोर्शन दिखाई देता है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि p के एक मान के लिए v के अनेक मान संभव हैं। परंतु वैन डर वाल्स समीकरण कहता है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए p के एक मान के लिए v के 3 मान संभव हैं। तो इसके बारे में कि हम क्रांतिक घटना और क्रांतिक स्थिरांकों को वैन डर वाल्स समीकरण से किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।